नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य और शक्तियों के बारे में। तो संसद की अगली कड़ी में हम बात करते हैं राज्यसभा की। दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब लोकसभा था या एक सदन था तो दूसरे सदन को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा था या लोकसभा बनी थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे देश का प्रतिनिधित्व था और इसमें जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती थीं वह विजयी हो जाता था। मान लीजिए यहाँ पर जैसे A, B, C, D ये 4 कैंडिडेट हैं, तो 4 कैंडिडेट में मान लीजिए A की 40% हैं, B की मान लीजिए 20% थी, C को भी 20% थी और यहाँ पर D को भी 20% सीटें मिली हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं? A के पास। A वाला यहाँ पर क्या हो जा रहा था? विजयी हो जा रहा था। अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें यहाँ पर तो ऐसा व्यक्ति जो 60% सीटें गंवा चुका है वह क्या है? यहाँ पर विजयी बना हुआ है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें और वैसे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसको मिली है इसलिए ये विजयी हो गया। तो लोकसभा में जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पर ये वाली चीज़ रखी जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट वो विजयी। तो बाकी जगह पर देखिए बाकी चीज़ों का बाकी जो कह सकते हैं क्षेत्र है वहाँ उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं एक सदन और होना चाहिए जिसका नाम दे दिया कि ये उच्च सदन होगा। अब इस उच्च सदन में, ठीक है, किसका प्रतिनिधित्व होगा? राज्यों का प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का, इन दोनों का प्रतिनिधित्व होगा यहाँ पर उच्च सदन में, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि एक से भले दो। लोकतंत्र में कभी भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई तानाशाही करी जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचने के लिए 1952 में, ठीक है, राज्यसभा का गठन किया गया। बस यही चीज़ देखते हुए कि जब भी कोई बिल या कोई प्रस्ताव एक सदन से पास हो तो उसमें कुछ कमियां रह जाएं या उसमें कुछ और चीज़ें बढ़ानी हो, उसके लिए वहाँ पर एक सदन और बढ़ाया गया जिसका नाम दे दिया गया राज्यसभा, और इसी को हम उच्च सदन भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो रही बात राज्यसभा की बेसिक जानकारी की। अब अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा ये दिया गया है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कि किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा में रखी जाएंगी, ये हमारी चौथी अनुसूची में दर्शाया गया हुआ है। अब ये किस हिसाब से होगा? जैसे मान लीजिए भारत है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जिस क्षेत्र से या जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, उस प्रदेश की सीटें यहाँ पर ज़्यादा होंगी। जैसे यूपी में 31 सीटें हैं, ठीक है। इसी तरह से हर जगह को डिफाइन किया गया हुआ है कि किस प्रदेश में कितनी सीटें रखी जाएंगी, ठीक है। इसको हम अलग से करवा देंगे कि किस प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की और किस प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा की हैं। एक अलग क्लास हम इसकी करवा देंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितने हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितने हैं, या महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है तो वो अलग क्लास में हम करवा देंगे इसको। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे। जब हमने राज्यसभा पढ़ा था
तो वहाँ पर सीटों को देखा था। एक बार फिर से उसको एक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सीटें, राज्यसभा में सीटें, देखिए दो तरीके से इसको हमने देखा था यहाँ पर। एक तो कुल सीटें जो संविधान ने निर्धारित की थी वो कितनी थी, 250 सीटें थी संविधान द्वारा निर्धारित। लेकिन हमारा कुछ क्षेत्र जो है, जैसे अक्साई चीन हो गया या पीओके क्षेत्र हो गया, वो अभी हमारे कब्जे में नहीं है। तो उस क्षेत्र की सीटें हमने रिजर्व रखी हैं और उन 5 सीटों को अभी हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो अभी केवल और केवल 245 सीटों पर ही जो है क्या होता है, मतदान होता है और 245 सीटों पर ही सदस्य चुने जाते हैं। इन 245 सीटों में भी 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या करते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत होते हैं। और अब बच्चे कितने, 245 12 मतलब 233 जो सीटें होंगी इस पे निर्वाचन होगा। इन 233 सीटों में भी 8 सीटें जो हैं, 8 सीटें संघ शासित प्रदेश। कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं? एक है जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। इनकी विधानसभा इनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, वही यहाँ पर वोट डालेंगे। तो इन क्षेत्रों को भी इसमें लिए गए। इन क्षेत्रों की कितनी सीटें हैं, 8 सीटें रखी गई और बाकी जो 225 सीटें बचेंगी ये अब राज्यों की हो जाएंगी, राज्यों की। इस तरह से कुछ ये हायरार्की चलती है हमारी। 250 सीटें संविधान द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसमें से 245 सीटों पर ही अभी क्या करते हैं, चुनाव होता है और 245 सीटों पर ही सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। और जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सीटें राज्यों की विधानसभाओं और संघ शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं वहाँ से इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद बात आती है कि ये जो निर्वाचन होगा इनका वो किस तरह का होगा, कैसे निर्वाचन होगा। इससे पहले देख लेते हैं जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य, इन 12 मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति किन किन क्षेत्रों में करता है, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है सीटों को। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जरूरी नहीं कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा इन सब में बराबर बराबर सीटें मनोनीत करे। ऐसा नहीं जरूरी कि 3 सीटें इसकी, 3 सीटें इसकी, 3 सीटें इसकी। वो सारी सीटें कला से भी भर सकता है, सारी सीटें विज्ञान से भी भर सकता है, सारी सीटें साहित्य से भी भर सकता है और सारी सीटें समाज सेवा से भी भर सकता है। ठीक है, या मान लीजिए कला से 10 भर दिया, विज्ञान से 1 भर दी, साहित्य से भी 1 भर दी। वो कोई ऐसा प्री डिफाइंड नहीं है कि इससे इतनी ही सीटें रखी जाएंगी। ठीक है, वो राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है इनका मनोनयन करता है, लेकिन किसके परामर्श से ये करता है, मंत्री परिषद के परामर्श से। क्योंकि जब भी राष्ट्रपति हमने पढ़ा था तो वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो राष्ट्रपति कोई भी काम करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है और जो भी मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है वो वहाँ पर उसको मानना पड़ता है। ठीक है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन जो होगा वो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से होगा। अब हम निर्वाचन की बात करते हैं कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है और कौन इसमें खड़ा हो सकता है, उम्मीदवार कौन हो सकता है।
निर्वाचन। कैसा निर्वाचन होता है देखते हैं। जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता सीधे इसमें भाग नहीं लेगी। ठीक है, जनता के द्वारा चुने गए जो विधायक हैं, राज्यों के जो विधायक हैं, ठीक है, वही इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो राज्यों के जो चुने हुए प्रतिनिधि मतलब जो विधायक गण हैं वो, और संघ शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वहाँ के जो विधायक हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये तो रही बात अप्रत्यक्ष चुनाव की। उसके बाद आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि राज्यों में जहां पर ज़्यादा जनसंख्या वहां का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा, जहां पर जनसंख्या कम है वहां का प्रतिनिधित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिस अनुपात में जनसंख्या है उसी अनुपात में उस राज्य के क्या है, उस राज्य के सदस्य वहां पर राज्यसभा में निर्वाचित होकर आएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तीसरा है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जब हमने राष्ट्रपति का चुनाव देखा था तो वहां पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो एक बार आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोटा मोटी यहाँ पर देख लेते हैं। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि जब भी चुनाव होता है तो उसमें वरीयता क्रम रखा जाता है कि पहले वाले को पहली वरीयता दी गई, दूसरे वाले कैंडिडेट को दूसरी वरीयता दी गई, तीसरे कैंडिडेट, इस तरह से वरीयता क्रम रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वोटों की गिनती होती है तो अगर जो कोटा होता है हमारा, अगर वो कोटा पूर्ण हो गया, ठीक है, और कोटे से ज़्यादा अगर जिसको वोट मिल गए वो विजयी हो जाएगा। अगर कोटे से कम वोट है तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे कम जिसको वोट मिले होते हैं उसकी वोट, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, सिंगल ट्रांसफरेबल होती है। यही होता है हमारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्वाचन यहाँ पर होता है। ठीक है, डिटेल में हमने राष्ट्रपति वाले जो चैप्टर में किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर उम्मीदवार जो होगा वो कोई भी हो सकता है। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है वो विधायक हो या सांसद हो, नहीं, कोई भी हो सकता है। बस उसमें क्या है, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने चाहिए राज्यों से। तो प्रस्ताव कौन करेगा, हमारे जो राज्यों के विधायक हैं वो करेंगे। ठीक है, तो 10 लोगों का प्रस्ताव और 10 लोग उसको अनुमोदित कर दें, वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, और निर्वाचन की पद्धति हमारी इस तरह से उसकी रखी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। भाई यहाँ पर सदस्य बनने के लिए कुछ उम्मीदवारों की योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो एक बार डिस्कस करते हैं योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहली योग्यता तो यही है कि भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जब हमने लोकसभा पढ़ा था तो वहाँ पर ये जो मिनिमम आयु थी, ठीक है, वो 25 साल हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 30 साल है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। और तीसरा है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बाकी सारी योग्यताएं लोकसभा सदस्य की जो होती है, बस सिर्फ उम्र का यहाँ पर खेल है। लोकसभा में 25 साल और यहाँ पर 30 साल। बाकी सारी जैसे पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, या कोई लाभ के पद पर ना हो, तो इस तरह की जितनी भी योग्यताएं वहाँ पर लोकसभा में थी वो सारी योग्यताएं यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे इसकी योग्यताएं की। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यकाल की, कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है
वो कितने वर्षों का होगा? कार्यकाल, कार्यकाल। देखिए जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब होता है इसका विघटन कभी नहीं होगा, विघटन नहीं होता है। लोकसभा तो हर 5 साल या 5 साल से पहले भी, ठीक है, वो विघटित हो सकती है, लेकिन अगर लोकसभा अपना विश्वास मत खो दे तो 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है। उसका एक कार्यकाल निश्चित है कि 5 साल रहेगी, कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा तो नई लोकसभा बनेगी, चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। तो दिमाग में ख्याल आता है कि जब विघटन ही नहीं होता है तो क्या सदस्य जो हैं हमेशा एक बार बन गया तो फिर क्या लाइफ टाइम बने रहेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सदस्य जो होते हैं, सदस्य, ठीक है, इनका कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल यहां पर डिफाइन रहता है। ये रहता है हमारा 6 वर्ष का। हमारा सदन कभी नहीं विघटित होगा, लेकिन सदस्य जो है हर 6 साल के बाद क्या होंगे? रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। सदस्यों का कार्यकाल हमारा 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। अब इसको थोड़ा सा सही से समझेंगे कि क्या है। देखा है, सदस्य का कार्यकाल 6 साल है, हर 6 साल के बाद क्या है? सदस्य रिटायरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिमाग में बात आता होगा, मान लीजिए कोई भी सदस्य है वो 6 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा, तो हर 6 साल पर सारे सदस्य अगर रिटायर्ड हो जाएंगे तो जब सारे सदस्य ही रिटायर हो जाएंगे तो ये सदन विघटित हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साथ ये 6 साल के बाद रिटायरमेंट इनका नहीं होता है। तभी कहा है कि प्रत्येक 2 साल पर कितने सदस्य? 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन अब 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे तब भी तो वही बात रही। इसके लिए 1952 में ही, ठीक है, जब राज्यसभा का गठन हुआ था उसी समय एक व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें 3 चीज़ें रखी गई थी: 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। स्टार्टिंग में कह दिया गया कि 1/3 सदस्य जो होंगे उनका कार्यकाल 2 वर्ष का ही रहेगा, वर्ष का, और 1/3 सदस्य जो रहेंगे इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 4 वर्ष का रहेगा, और 1/3 सदस्य जो है इनका कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष का। ये स्टार्टिंग से ही व्यवस्था कर दी गई थी। और इसको लॉटरी सिस्टम से किया गया था। इसमें यह नहीं था कि आपको ही 2 वर्ष का मिलेगा, जिसकी जैसी लॉटरी लग जाए। अगर मान लीजिए किसी को 2 ही वर्ष की लॉटरी लगी तो वो 2 ही वर्ष तक बनेगा, 4 वर्ष की लग गई तो थोड़ा सा और खुश हो जाएगा, भाई उसको 4 साल मिलेगा, और 6 वर्ष की मिलेगी तो सबसे बढ़िया, पूरा टेन्योर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात रही थी कि स्टार्टिंग में उन्होंने लॉटरी सिस्टम कर दिया कि भाई अभी ये व्यवस्था लागू होने जा रही है, इसमें हम, ठीक है, कुछ सदस्यों को हम 2 ही वर्ष तक के लिए भी मौका देंगे, और कुछ सदस्य हैं जिनको हम 4 वर्ष तक के लिए मौका देंगे, और कुछ सदस्य जिनको हम पूरे के पूरे 6 वर्ष तक के लिए मौका देंगे। ठीक है, अब देखिए जब रिटायरमेंट होगा 1952 में, ठीक है, अब जब इसका होगा कब होगा? 1954 में रिटायर हो जाएगा ये भाई 2 साल के बाद। ये 4 साल के बाद रहेगा तो कब होगा? 1956 में होगा, और ये कब होगा? 1958 में होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से अब सिस्टम बन गया। अब आगे जैसे जैसे रहेंगे, अब इसका देखिए 6 वर्ष के बाद जब चुनाव होगा तो ये 1960 में, ये वाला अगली बार 1960 में इसका रिटायरमेंट होगा। इसका कब होगा? 1962 में होगा। इसका कब होगा? 1964 में होगा। देखिए अब व्यवस्था इसी तरह आगे चलती रहेगी।
स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुई थी पहली बार में जब हुआ था, तो पहली बार में इसीलिए ये व्यवस्था लागू कर दी गई कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए रहेंगे, 1/3 सदस्य 4 वर्ष के लिए रहेंगे और 1/3 सदस्य 6 वर्ष के लिए रहेंगे। उसके बाद सिस्टम बन गया। अब हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य वहाँ पर आपका अपना अवकाश ग्रहण करते रहेंगे और ये सिस्टम आगे ऐसे चलता रहेगा। ये तो रही बात हमारे कार्यकाल की, ठीक है। अब मान लीजिए बीच कार्यकाल में बीच कार्यकाल का मतलब 6 वर्ष का था इसका कार्यकाल, और बीच में ही इसने त्याग कुछ दिक्कत हो गई, मृत्यु हो गई या किसी कारणवश ये पद उसका रिक्त हो गया, तो वहाँ पर 6 माह के भीतर क्या होगा? उपचुनाव होंगे। 6 माह के भीतर उपचुनाव होंगे और बचा हुआ कार्यकाल, देखिए पूरा कार्यकाल नहीं लेगा, बचा हुआ कार्यकाल, मान लीजिए इसका 2 साल का ही कार्यकाल बचा हुआ था, 4 साल इसने भोग कर लिया गया था, तो अब इन 2 सालों के लिए ही ठीक है, 2 सालों के लिए ही इसको रखा जाएगा, जो नया वाला उपचुनाव के बाद आया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव होंगे और जो बचा टेन्योर उसका है वो उसको उपभोग करेगा या भोग करेगा इसका। तो ये तो रही बात हमारे कार्यकाल की। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए राज्यसभा में। अब देखते हैं राज्यसभा का जो पीठासीन होता है वो कौन होता है, जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। उसको हम बोलते हैं सभापति। सभापति राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है उसको हम सभापति कहते हैं। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन होता है। पदेन का मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा अपने आप से ही, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कोई वैसा काम तो होता नहीं है, जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति पे वो काम करता है, तो बाकी समय वो खाली तो बैठेगा नहीं, इसीलिए उसको काम दे दिया गया कि भाई आप सभापति रहेंगे राज्यसभा के, राज्यसभा की कार्यवाहियों को आप सुचारू रूप से संचालित करेंगे। तो सभापति कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति पदेन होता है, ठीक है। और जानते हैं उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो हमारा 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति होते हैं, ठीक है। तो अब हम सभापति की बात कर लेते हैं। सभापति के कार्य और शक्तियां। पिछली क्लास में हमने लोकसभा की जो अध्यक्ष थे उनकी कार्य और शक्तियों को पढ़ा था, तो हूबहू सारे कार्य और सारी शक्तियां वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की ही इसको मिली हैं। कोई प्रस्ताव लाना है, ठीक है, या किसी सदस्य को भाषण देना है तो इसकी अनुमति से देगा, किसी प्रस्ताव को रखना है, ठीक है, या कोई प्रश्न रखना है तो सभापति के ही आदेश से ही रखेगा, सभापति की अनुमति लेना आवश्यक रहेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ इसको मिली हैं। बस सिर्फ और सिर्फ 2 शक्तियाँ इसको नहीं मिली हैं। पहली शक्ति है धन विधेयक संबंधी शक्ति इसको क्या है, नहीं दी गई है। धन विधेयक ये नहीं रख सकता है, ठीक है। और दूसरी शक्ति इसको ये नहीं दी है कि जो संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी क्या ये नहीं कर सकता है। तो 2 काम ये नहीं कर सकता है। तो धन विधेयक संबंधी कोई भी शक्ति इसको नहीं दी गई है, ठीक है। धन विधेयक ये नहीं रख सकता है, धन विधेयक पर निर्णय नहीं ले सकता है। और दूसरी शक्ति ये नहीं है इसको, संयुक्त बैठक जो भी होगी राज्यसभा और लोकसभा की, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर गतिरोध होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति को लगता है कि संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए दोनों के सदस्य एक ही जगह बैठें और
उस गतिरोध वाली स्थिति को दूर करें, तो उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, वो करता है। यहाँ पर सभापति की ये शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये कार्य और शक्तियों में सिर्फ और सिर्फ 2 शक्तियों का यहाँ पर, बाकी सारे सेम लगभग कार्य रहेंगे। अगर अनुशासन बनाना है या किसी भी सदस्य को बाहर करना है, ठीक है, मार्शल का प्रयोग करना है, वो सारे काम यहाँ पर सभापति कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 2 कार्य वहाँ पर नहीं करेगा, ठीक। अब बात करते हैं जो उपसभापति होता है, ठीक है, उसको कैसे चुना जाता है। तो उपसभापति राज्यसभा के ही जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य को चुनते हैं। उपसभापति, ठीक है। उपसभापति का चुनाव होता है जब, तो राज्यसभा के सदस्य ही अपने में से किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, वहां पर चुनाव करके उपसभापति चुन लेते हैं। अगर इसको हटाना है, हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की भी वही प्रक्रिया है कि बहुमत द्वारा इसको, अब वही राज्यसभा में ही केवल बहुमत द्वारा इसको, राज्यसभा में बहुमत द्वारा, ठीक है, इसको हटाया जा सकता है। राज्यसभा में इसको बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन क्या सभापति को हटाया जा सकता है राज्यसभा में ही बहुमत द्वारा? नहीं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को तो हटाया जा सकता था लोकसभा में ही बहुमत द्वारा, लेकिन यहाँ पर सभापति जो कि क्या है, उपराष्ट्रपति है, ये चीज़ ध्यान देना, उपराष्ट्रपति है। अब इसको केवल और केवल राज्यसभा के बहुमत द्वारा नहीं हटाया सकता है। अब इसको हटाएंगे, हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थी, मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगेगी, संसद द्वारा इसको हटाया जाएगा, ठीक है। उपसभापति को तो हटा देंगे राज्यसभा में ही बहुमत से, लेकिन सभापति को हटाने के लिए वहाँ पर संसद की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ लोकसभा में भी प्रस्ताव जाएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव जाएगा, दोनों जगह पे वहाँ पर व्यवस्था होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इस्तीफा देना है, इस्तीफा, तो कौन किसको देगा? अगर सभापति को इस्तीफा देना है, सभापति को इस्तीफा देना है, देखिए वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना था, तो वो उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे रहा था, और उपाध्यक्ष किसको दे रहा था? लोकसभा अध्यक्ष को। आपस में ही अदला बदली कर दे रहे थे। यहाँ पर क्या है, सभापति इस्तीफा देगा किसको? राष्ट्रपति को देगा। क्यों? क्योंकि सभापति ही क्या है, उपराष्ट्रपति है। तो सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, और उपसभापति जो होगा, उपसभापति, ये अपना इस्तीफा किसको देगा? सभापति को देगा, ठीक है। तो उपसभापति सभापति को देगा और सभापति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी राज्यसभा से। अब हम बात करेंगे संसद में जो भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, कौन कौन से सत्र होते हैं, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर अब आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।